हेलो दोस्तों, आज हम सेकेंड चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसका रिवीजन करेंगे। दोस्तों, एमसीक्यू सेट बनाने से पहले एक बार अवश्य ही एक रिवीजन जो है आप कर लें। हमें आशा है कि आप इस चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये रिवीजन। दोस्तों, हमने अपने वीडियो में आपको बताया था कि जो एसिड होता है वो सोअर इन टेस्ट होता है और बेसिस जो होता है बिटर इन टेस्ट यानी कड़वा स्वाद होता है। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और जबकि बेस जो है यानी क्षारक रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। हमने सूचक के बारे यानी इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। इंडिकेटर में एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में जैसे एग्जांपल है लिटमस, हल्दी, प्याज, और आर्टिफिशियल इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज, फेनोक्थिलीन। लिटमस के बारे में हमने ये भी जाना कि लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचिन प्लांट से निकाला जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय, तब यह बैगनी रंग का होता है यानी वायलेट कलर का होता है। जब ना तो ये एसिडिक और ना ही बेसिक होता है। तब कुछ एसिड्स हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब एसिड है। बेस में यानी क्षारक में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेसिस है। अब एक इम्पॉर्टेंट है जो कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी गंधीय सूचक। दोस्तों, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम से भिन्न हो जाती है गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे बारीक कटी हुई प्याज, वैनिला, लौंग का तेल आदि, इसका उपयोग गंधीय सूचक की तरह किया जाता है। हमने अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया होती है इसके बारे में भी जाना था। यानी जब एसिड जो है कोई भी मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो एक शॉर्ट इसका ट्रिक्स भी है कि आप देखें कि अगर एसिड है, सॉल्ट है तो एसिड है और मेटल है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे एक एग्जांपल है कि सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक से रिएक्शन हो रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। उसी तरह से कोई एक बेस है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी अभिक्रिया जो है वो जिंक से होती है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि जब अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया होती है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, उसकी अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होती है तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। वही सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, उसकी भी अभिक्रिया अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होगी तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है, इसे जब हम चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिलता है। पुनः इस कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम मैक्सिमम यानी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी ये जैसे चूना पत्थर है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर को लाइमस्टोन बोलते हैं, खड़िया चौक एवं संगमरमर, मार्बल, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट का ही डिफरेंट फॉर्म होता है। नेक्स्ट एक रिएक्शन हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि फर्स्ट टॉपिक में भी देखा था और यहाँ भी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेसिस और सॉल्ट में देखा है कि जब भी एसिड और बेस की अभिक्रिया होती है तो सॉल्ट और वाटर प्राप्त होता है और वही रिएक्शन जो होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट, जब मेटल ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जब अम्ल से होती है तो सॉल्ट और वाटर, लवण एवं जल प्राप्त होता है। जब हम एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो विलियन का रंग जो होता है वो ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। ये विलियन का ब्लूइश ग्रीन का रीज़न क्या है पता है? ये क्योंकि इसमें कॉपर 2 क्लोराइड बनता है। यानी कॉपर 2 क्लोराइड बनने के कारण ये जो अभिक्रिया है इसमें इसका कलर जो है वो ब्लूइश ग्रीन होता है।
इसको हम ऐसे लिखते भी हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, अम्ल, लवण और जल हमें प्राप्त होता है। दोस्तों नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, यानी अम्लीय प्रकृति का होता है। जल की उपस्थिति में ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, और अनुपस्थित यानी जल अगर एब्सेंट है, जल नहीं है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन आयन अलग नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसको जब हम लिखते हैं तो HCl प्लस H2, H3O प्लस प्लस Cl माइनस, यानी हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकता है। इसलिए हाइड्रोजन आयन को हमेशा हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में लिखना चाहिए, H3O प्लस, यानी H प्लस प्लस H2O H3O प्लस। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह, स्वाद कड़वा, और इसका नेचर जो होता है वो कोरेसिव नेचर का होता है। इसलिए इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक, बहुत हार्मफुल होते हैं। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया जो होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसलिए जब जल में हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं, उस टाइम में हमें क्या है, सावधानी बरतनी चाहिए। जो कंसनट्रेटेड एसिड है, जब उसमें हम वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होता है, उससे वो बाहर गिर सकता है या जलने की संभावना बढ़ सकती है। और साथ ही जब टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ गया तो कांच के बर्तन भी टूट सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये तनुकरण क्या है। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता यानी हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अब जैसे हमने एसिड और बेसिस में देखा है कि कुछ एसिड होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, कुछ बेसिस स्ट्रांग होते हैं, कुछ एसिड वीक होते हैं और कुछ बेसिस वीक होते हैं। तो एग्जांपल है यहाँ पे स्ट्रांग एसिड का HNO3, H2SO4, HCl, स्ट्रांग बेसिस का NaOH, KOH, वीक बेस जो है उसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और वहीं पे वीक एसिड का एसिटिक एसिड है। अब हम जानते हैं कि ये pH स्केल क्या होता है। दोस्तों pH स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया उसे pH स्केल कहते हैं। pH का मान जब 0 से 7 के मिड होता है तो वो एसिडिक नेचर का होता है। अगर pH का मान 7 है तो वो न्यूट्रल होता है, यानी शुद्ध जल का pH का मान, जो प्योर वाटर का pH जो होता है वो 7 होता है। 7 से 14 के मिड अगर pH है तो वो क्षारीय यानी बेसिक होगा। अब आइए हम समझते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो है pH का क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है pH का। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो है ना वो 7 to 8 pH जो है परास के बीच जो है हमारा शरीर जो है वो कार्य करता है। वर्षा जल की pH का मान जो है जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, यानी एसिड रेन कहलाता है। जब यह वर्षा जल नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होती है कि जो जलीय जीव जंतु है उसका सर्वाइव करना जो है थोड़ा सा कठिन हो जाता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो मतलब क्वेश्चन ये आता है आपको कि वो कौन सा ग्रह है जो वायुमंडल सल्फ्यूरिक, जिसका वायुमंडल जो है सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है, तो वह है वेनस यानी शुक्र ग्रह। अब हम समझते हैं कि हमारे पाचन तंत्र का pH क्या होता है। दोस्तों हमारा जो स्टमक यानी उदर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। यह बिना हमें हार्म किए हुए भोजन को पचाने में, हम जो फूड आइटम्स लेते हैं उसको पचाने में हमें सहायता करता है। लेकिन जब अपच होती है तो हमारे स्टमक में क्या होता है कि मैक्सिमम थोड़ा अधिक मात्रा में एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। यही कारण है कि कभी कभी हमें दर्द एवं जलन का अनुभव होता है जब हमें अपच होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इससे मुक्ति पाने के लिए एंटाएसिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। और यह अम्ल की अधिक मात्रा को करता क्या है एंटाएसिड, कि जो अम्ल की अधिक मात्रा होती है उसे उदासीन करता है, जिसके लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक वीक बेस है इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, यानी pH के कारण ही टूथ डिके होता है। वो कैसे? जब हमारे मुंह के pH का मान 5.5 से कम होता है तो हमारा जो है दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का जो ये इनेमल होता है ना, दंतवल्क जिसको हम बोलते हैं, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप है इससे बना हुआ होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन
मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं यानी मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यानी जैसे आप जब कभी भोजन करते हैं और वो खाद्य पदार्थ मुंह में ही रह गया, वो उसके कारण जो है वो बैक्टीरिया जो है वो डेवलप करने लगता है हमारे मुंह में। और जब हम भोजन के बाद अगर मुंह साफ कर लेते हैं तो इससे हम बच सकते हैं, इससे बचाव किया जा सकता है। अब हम समझते हैं जब मधुमक्खी डंक मारता है तो एक अम्ल छोड़ता है, उसी अम्ल के कारण हमें दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए जो बॉडी पार्ट्स है, जिस पार्ट में मधुमक्खी ने डंक मारा है, अगर वहाँ हम बेकिंग सोडा जैसे वीक बेस लगा लेते हैं तो उसके उपयोग से हमें आराम मिलता है। नेटल जो होता है ना, उसके डंक वाले बाल जो मेथेनोइक एसिड होते हैं वो उसको छोड़ देता है हमारे स्किन में, जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसी प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर मुक्त होती है। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। जब शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया होती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 प्लस ये जो बनता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। इसका उपयोग जो है रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है, पीने वाले जल को विषाणुओं से मुक्त करने के लिए होता है, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजक के लिए, कागज उद्योग में एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। ये बेकिंग सोडा सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, जिसको कि ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, इससे बनता है। ये ब्राइन सॉल्यूशन यानी जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की अभिक्रिया होती है तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसका उपयोग पावरोटी या केक को मुलायम एवं स्पंजी बनाने में किया जाता है। एंटासिड में इसका उपयोग होता है और सोडा अम्ल अग्निशामक में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। इसका पुनः क्रिस्टलीकरण के द्वारा धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। जो अभिक्रिया है यही सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 देता है। फिर जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिलता है। और ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो एनहाइड्रस फॉर्म में होता है तो दैट इज कॉल्ड सोडा एस, इसको सोडा एस बोलते हैं। फिर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज़ करते हैं तो वो वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3.10H2O बनता है। इसका जो उपयोग है कांच, साबुन एवं कांच उद्योग में, बोरेक्स के उत्पादन में और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब जिप्सम जो कैल्शियम सल्फेट 2H2O है उसको 373 केल्विन पर हम हीट करते हैं तो जल का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लूज करता है और हमें प्राप्त हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका उपयोग डॉक्टर जो है वो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, खिलौना बनाने में, सजावट का सामान और सतह को चिकना करने में जो है वो किया जाता है। तो बच्चों एक रिवीजन था ये एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का। हमें आशा है कि आप निश्चित रूप से इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। हमारी मुलाकात फिर होगी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।